नमस्कार, मैं अमित कल्ला बीकानेर थिएटर आर्ट और कल्चर फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का इस्तकबाल, आप सभी का अभिनंदन। आज का जो ये हमारा विशेष सत्र है, ये फ़िल्मों पे आधारित है और विशेषकर फ़िल्मी संगीत पर आधारित है। फ़िल्मी संगीत पर हम लोगों ने फ़ोकस किया है और इसकी जो अंतरंग, इसके जो स्वभाव हैं, उनको जानने की हम कोशिश करेंगे और विशेषकर 90 का जो दशक था, ये जो 90s की जो हम बात करते हैं, 90 के दशक का जो फ़िल्मी संगीत, ये पूरा सत्र, ये पूरी परिचर्चा उस संगीत को समर्पित है। हमारे साथ आशुतोष दुबे जी हैं, प्रवीण झा हैं और सत्य व्यास जी हैं। आप तीनों ही बेहतरीन समीक्षक हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि आप तीनों ही लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। हिंदी का जो साहित्य के अपने एक आज की हिंदी के साहित्य के एक एक नाम है और आप तीनों की अपनी-अपनी खूबियाँ हैं। कवि हैं, कोई चित्रकार है, गद्यकार है और सत्य व्यास जो हैं जिनकी तकरीबन सारी किताबें बेस्ट बुक सेलर होने के से नवाज़ी गई हैं और आप आज की हिंदी का जाना-पहचाना नाम है। प्रवीण जी नॉर्वे से हमारे साथ में जुड़े हैं, शाम के 5 वहाँ पर बजे हैं और ठंड है ज़बरदस्त। बहरहाल हम अपनी बात को जो है आगे बढ़ाते हैं, संगीत की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को ओपन करते हैं, बिल्कुल खोलने की कोशिश करते हैं। आप तीनों से ये एक सवाल है, आप एक-एक करके उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूट करिए। तो तीनों से एक सवाल है, आप आपकी बात सुनना चाहेंगे कि आपके लिए एक व्यक्तिगत रूप से ये दौर कैसा था? जब हिंदी फ़िल्मों का संगीत जो है, वो इतना लोकप्रिय जो जॉनर है वो आपके लिए वो कैसा था? उसमें कैसा कैसे आपने उसको अनुभूत किया और कैसे वो आपके भीतर अनुनादित है? ये ओपन फॉर्म है सर, प्लीज़। आशुतोष भाई शुरू करें? आशुतोष अ, जी। हाँ। ये जो आपने जो प्रश्न किया है सबसे पहले जी, कि 90 का दशक कैसा था और उसके आपको कैसा क्या लगता है कि किस तरह का म्यूज़िक इसमें था? मुझे ये बात हमेशा लगती है कि हम जब भी थोड़े से लोग जो आस-पास के हमारे हैं, हमसे छोटे और हमारे साथ के भी, वो जब भी नॉस्टैल्जिक होते हैं म्यूजिक को लेके तो वो 90s के म्यूजिक की बात करते हैं। आश्चर्य की बात है कि 80 का दशक बेचारा ऐसा है कि लोग उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते या उसको भूल जाते हैं। 70s की हाँ बात करते हैं, 60s की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद सीधे 90s की बात होने लगती है। तो 90s में सचमुच ऐसा कुछ हुआ तो होगा जिसकी वजह से उसका म्यूजिक आज भी उसकी गूंज बनी हुई है। और मुझे लगता है कि उसके जो बीज थे वो 80 के दशक के उत्तरार्ध में लगभग पड़ रहे थे या पड़ गए थे। खास तौर पर जो म्यूजिक सिनेरियो चेंज हो रहा था उसमें जो कैसेट्स की एक तरह से क्रांति सुपर कैसेट्स के कारण, टी सीरीज के कारण आई थी, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से सीन चेंज होने लगा। धीरे धीरे हमने देखा कि जब तकनीक बदलने लगती है तब संगीत भी बदलने लगता है। और ये पता नहीं कैसे क्या हुआ कि 1990 एक ऐसा साल है जिसमें नदीम श्रवण, टी सीरीज, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल, समीर, ये सब एक साथ आए और एक साथ अचानक आशिकी से वो इस तरह से हिट हुए कि एक पूरा दशक 90s के म्यूजिक से डिफाइन होने लगा। नदीम श्रवण पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, पिछले 10 साल से वो सीन पर थे, लेकिन उस तरह से नहीं थे जिस तरह से आशिकी के संगीत के बाद आए। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु बना ये म्यूजिक, और इसकी वजह से एक मेलोडी का रिटर्न जो हम 80 में देख पा रहे थे कि संभव नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये फिल्मों के विषय बहुत ज्यादा वायलेंट थे या उस तरह के नहीं थे, और अच्छी रोमांटिक कहानियां अचानक बनने लगी। आशिकी खुद एक रोमांटिक फिल्म थी। महेश भट्ट की ज्यादातर फिल्मों में बहुत अच्छा संगीत हम सुनने को मिला हमें। तो ये जो चीज शुरू हुई, इसने एक एक सिलसिला सा शुरू कर दिया, और न सिर्फ नदीम श्रवण तक,
बल्कि उसके बाद एक बहुत जो एक जनरेशन आई, आनंद मिलिंद उसमें आए, उसमें जतिन ललित आए, उसमें आनंद राज आनंद आए, उसमें बहुत सारे दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स आए और उन्होंने उस मेलोडी की परंपरा को ही आगे बढ़ाया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि किस तरह से मेलोडी का एक तरह से पुनर्वास 90s के म्यूजिक ने किया और अपने तरह से किया। ये वो मेलोडी नहीं थी जो 70s में हमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन में मिल रही थी। ये एक अलग तरह की चीज थी। और इसी के साथ इसमें दो बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आए जिनका काम अलग था, थोड़ा सा प्रयोगशील था और उसके बावजूद भी बहुत कामयाब था, जैसे कि ए आर रहमान और विशाल भारद्वाज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज मैं समझता हूँ कि 90s में हुई। और आगे हमारे साथी और इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये सिलसिला बढ़ा। व्यास जी, आपका क्या कहना है? क्या जो 90s का संगीत था ये हासिल हुआ या बर्बाद हुआ? इसके मुतल्लक आप अपनी भी राय व्यास जी। नहीं, जैसा आशुतोष भाई कह रहे थे बिल्कुल वही बात है, वही और यही सही बात भी है। 80s का जो उत्तरार्ध था ना, मैं जो समझ पाता हूँ वो मुझे लगता है कि रॉक जैज जैसे म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। चाहे अनु मलिक हो, चाहे तब बप्पी लाहिरी साहब हो, चाहे उनके देखा देखी जो भी संगीत निर्देशक थे, उन सबों को वैसी ही म्यूजिक देनी पड़ती थी और फिल्मों की कहानियों के हिसाब से मांग भी वैसे ही म्यूजिक की रहा करती। इस वजह से जो है गाने ऐसे थे जिनके बोल जो है ना काफी दिनों तक दिमाग पर रहने वाले नहीं थे। उस समय में भी साल दर साल कुछ फिल्में आई जो बिना का सिवा का गीतमाला पर चढ़ी रही, आज भी हम उसे सुनते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे होल देखें कि अगर जैसे कि दशक में देखें तो 80 का जो उत्तरार्ध था वो उतना सफल नहीं हुआ संगीत के मामले में जो 90 के दशक के शुरुआती दिनों से हुआ। और जैसा कि बता रहे थे आशुतोष भाई भी और ये कि जब काफी दिनों तक संगीत में एक वर्ड रहता है ना, तो भरने के लिए कोई ना कोई आता है। मेलोडी संगीत को आप जो है वो लय से, मेलोडी से बहुत समय तक दूर नहीं रख सकते। फिल्मों में अपने 80 के दशक में जो ये एक वर्ड देखा जिसको भरना ही था, भरने का के बहुत सारे नाम तब थे। आनंद मिलिंद भी थे, नदीम श्रवण रहे बाद के दिनों में, अगर राजेश रोशन जी भी काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे चीजों को लेके और उन्होंने भी बाद के दिनों में काफी अच्छे और मेलोडियस म्यूजिक दिए। अनु मलिक साहब को इनफैक्ट और पप्पी लाहिरी साहब को भी 92-93 के आसपास दलाल वगैरह जो फिल्में आई उसमें मेलोडियस म्यूजिक की तरफ मुड़ना पड़ा। तो मैं मतलब मेरे लिहाज से हाँ, बांट सकते हैं इसको कि वो जो एक पॉइंट था जहाँ से हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि म्यूजिक कहाँ से चेंज हुआ, वो बिल्कुल 90 का ही साल था। और फिल्में जो है वो आशिकी हो गई, मुझे लगता है अगर मैं सही ध्यान कर पा रहा हूँ तो दिनेश पटेल की जो फिल्म आई थी फूल और कांटे, अगर अगले साल आई हो तो इन्हीं सब फिल्मों ने जो है बिल्कुल एक दौर दे दिया जहाँ पे अब कहानियां जो हैं फिल्मों की अ, वो संगीत के हिसाब से लिखी जाने लगी। ये 80 में नहीं हो रहा था, यहाँ तब संगीत जो है वो कहानियों के हिसाब से लिखा जा रहा था। आशिकी ने इस चीज को बहुत दर्जा बदला कि अब जो कहानियां जो है वो संगीत के हिसाब से लिखी जाना। तो बिल्कुल मैं इस बात को से हामी रखता हूँ कि हाँ, आशिकी ने बहुत सारी चीजें परिवर्तित की। जी प्रवीण भाई, प्रवीण जी हाँ, आपका। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि जो 70s की बात कही और जो 90s, ये दोनों युवा जोश के दशक रहे। एक में जेपी मूवमेंट होता है और काफी युवा क्रांतियां होती है और उसी तरह का माहौल दिखता है और वो फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट होता है। एक एंग्री यंग मैन वाली जो छवि दिखने शुरू हो जाती है अमिताभ बच्चन की 90s में। और फिर 80s जो है, जनता पार्टी की जब सरकार गिर जाती है और उसके बाद जो एक लल आता है 80s जो पूरा है, उसमें पॉलिटिकल लल कह सकते हैं। युवा भी बिल्कुल शांत हो गए थे, कुछ कर नहीं रहे थे। 90s में वापस वो उभरता है, मंडल वाला मंडल कमंडल, ये सब चीजें होती हैं। तो वो चीज जो है एक तरह की क्रांति की चीज जो है वो 90s में दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसी फिल्में बनने लगती है कि जिसमें हाथ काट रहे हैं या फिर दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में,
या इस तरह की चीजें जो है वो शुरू होती है, और जहर खा लेते हैं, भाग जाते हैं। ये पूरा जो एक क्रांति का माहौल दिखता है 90s में। उस समय की जो लव स्टोरीज भी ऐसी ही होती थी कि लड़के जो 9th-10th के लड़के हैं वो प्यार में पागल हो जाते थे और कुछ करने लगते थे। तो ये चीज मुझे लगता है कि ये युवा जोश, और फिर उसके बाद वापस पीपल बिकेम स्टेबल। जब 90s का दौर गुजर जाता है तो उसके बाद हम लोग थोड़े शांत हो गए और फिर से हम लोग जो नॉर्मल लव स्टोरीज होती थी वो शुरू हो चुकी थी। तो ये चीज मैं कहूंगा जो गानों में भी दिखता है। जी इसमें बिल्कुल एक आप मैं जोड़ना चाहूंगा जी अमित जी, वो ये है कि प्रवीण जी ने बताया कि इसमें जो पॉलिटिकल टर्मोइल का एक समय था, इसके साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आर्थिक उदारीकरण की शुरुआती दौर का भी समय था। और जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी शुरू हुई, क्योंकि वो केवल आर्थिक पक्ष तक सीमित नहीं रहता है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों तक भी जाता है। तो हमारे यहाँ टेलीविजन में वो सैटेलाइट चैनल के आने का दौर भी था, और सैटेलाइट चैनल्स के साथ में म्यूजिक चैनल्स के शुरुआत होने का भी दौर था। तो म्यूजिक चैनल्स जैसे जैसे आए, उनके साथ एक बड़ा झरोखा कहना चाहिए, खिड़की विश्व संगीत की, वर्ल्ड म्यूजिक की भारतीय लोगों के लिए खुली। और उसमें जो हवाएं हमारे यहाँ आई, उन्होंने भी हमारे संगीत पर, उसके प्रेजेंटेशन पर, गानों के पिक्चराइजेशन पर बहुत फर्क डाला। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि हम लोग अब गहरे में चले जा रहे हैं बात करते करते, और ये ओपनिंग क्वेश्चन जैसे से थोड़ी सी आगे की बात चली जाएगी। लेकिन दिल से जो फिल्म आई थी मणिरत्नम की, उसके गानों का म्यूजिक तो खैर अपने आप में रहमान साहब ने बहुत अच्छा ही दिया, लेकिन उसका जो पिक्चराइजेशन था, उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एमटीवी के जो वीडियोस हुआ करते थे या चैनल वी के जो वीडियोस हुआ करते थे, बहुत उससे मुतासिर, बहुत उनकी परंपरा में वो हमें गाने दिखते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो इस खुलेपन का हमारे म्यूजिक सीन पर हुआ। ये एक बात, चूंकि पॉलिटिकल घटनाओं की बात हुई, मैं एक बहुत बड़े इस आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष की भी चर्चा यहाँ पर करना चाहता था। सुबह जी, क्या अभी व्यास जी ने जो जिक्र किया कि कहानियां अब संगीत से प्रभावित होती हुई नजर आई, इसको आपकी दृष्टि से थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें, उसको थोड़ा एलाबरेट कि कहानियां किस तरीके से अब संगीत से प्रभावित। कहानियों के बारे में जो सत्य जी ने कहा कि वो म्यूजिक, दरअसल क्या है कि म्यूजिक हमेशा हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ म्यूजिक एक एडेड वैल्यू है, सरप्लस वैल्यू है फिल्म की, वो कुछ जोड़ता है। और फिल्म का जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है उसको बढ़ाता है। इसलिए हमारे यहाँ म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ वो फिल्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसकी स्वतंत्र सत्ता भी है, यानी उसका एक इंडिपेंडेंट लाइफ है जो फिल्म से आगे जाती है। हो सकता है फिल्म बिल्कुल बकवास हो, बिल्कुल फ्लॉप हो गई हो, बिल्कुल न चली हो, लेकिन म्यूजिक उसका कई बार बहुत चला है, और वो म्यूजिक हमेशा रहा है। तो ये जो बात है कि पहले कहानी के अनुसार संगीत बनता था और अब संगीत के अनुसार कहानी बनने लगी, इसमें बहुत सच्चाई इसलिए है कि इसमें बाजार का भी दबाव था। क्योंकि अब जो म्यूजिक कंपनी उस समय तक बहुत प्रीडोमिनेंट थी, एचएमवी, उसकी मोनोपोली खत्म हो गई थी, और बाजार में बहुत सारी दूसरी राइवल कंपनियां थीं जो न सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही थी बल्कि वो फिल्में भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में म्यूजिक को उस तरह से एक बहुत फोरग्राउंडेड पोजीशन में रखा। और ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि रोमांटिक कहानियां बन रही थी, उनमें म्यूजिक का काफी अच्छा स्कोप भी था। और जैसा कि प्रवीण बता रहे थे कि वो उसमें ये हुआ कि एक बगावती तेवर था, बगावती तेवर जरूर था फिल्मों में, लेकिन वो ऐसा बगावती तेवर भी नहीं था कि जो कोई बहुत बड़े बृहत्तर उद्देश्यों के लिए होता था। उसमें यही होता था कि लड़का लड़की भाग जाते थे, कहीं किसी सूने में जाके अपना कोई लकड़ी का घर बना लेते थे, और उसमें वो कुछ अच्छे ड्यूएट्स गाते थे। उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ क्राइसिस आता था, दोनों अलग अलग हो जाते थे, तो फिर गाना गाते थे। तो बहुत सारी गुंजाइश निकलती थी म्यूजिक की। और जहां एक्शन का बहुत अच्छा डोज था, जैसे अजय देवगन के साथ जो फूल और कांटे का जिक्र किया,
वहां पर भी म्यूजिक पे बहुत जोर था। म्यूजिक अब ऐसा नहीं था कि एक भर्ती की चीज थी कि एक 4 गाने रखने, 5 गाने रखने तो रख दिया जाए। म्यूजिक एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया था। तो ये 90s में एक बड़ा डिपार्चर आता है, एक बड़ा योगदान उसका है कि उसने म्यूजिक पे ध्यान देना शुरू किया। और चूंकि इतना विस्तार होने लगा था संगीत के दृश्य का, इसलिए उसको बहुत कामयाबी भी मिली। इसीलिए वो गाने आपको आज भी याद रहते हैं, हालांकि उनमें कोई बहुत बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक दो लोगों को छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि जो पुराना संगीत था उससे बहुत ज्यादा हट के वो गाने बनने लगे। हाँ, मेलोडी का फिर से फिर पुनरागमन हुआ, इसको हम सब लोग इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं था। उससे कहीं ज्यादा आज के म्यूजिक में लगता है, दिखाई देता है। लेकिन वो एक बहुत प्यारी, कहना चाहिए मधुरता की और रोमान की एक फिर से वापसी थी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। धन्यवाद आशुतोष जी। मैं व्यास जी की तरफ रुख करना चाहूंगा। व्यास जी को फिर से हम स्टूडियो में जोड़ें, लाइन पे लें। व्यास जी, जो कई मर्तबा ऐसा भी सुनने में आता है कि जो 90 का दशक था वो हिंदी फिल्म संगीत के शरण का भी काल था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो थे वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके थे कहीं काफी हद तक, और कल्याण जी भी अब हाशिए पर थे। और इस पूरे सिनेरियो में आरडी का जाना, वो एक बड़ा, मतलब एक क्या कहें कि वो एक बड़ा सेटबैक था। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि आरडी का अब इस पूरे सीन से बाहर बाहर जाना, और उससे व्यास जी कैसा आप? देखिए, अगर बहुत ब्रॉड सिनेरियो में हम देखें तो 90 का दशक नहीं, हमें कहना चाहिए कि पिछले 2-3 साल पहले से ही आरडी जो है ना, अपने म्यूजिक को लेके फिल्म इंडस्ट्री से ऑब्सोलीट हो रहे थे। उनके जितने भी म्यूजिक थे वो बी या सी ग्रेड की फिल्मों में आने लगे थे। उनके जितने भी म्यूजिक थे वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे। दरअसल उन्हें भी किसी एक फिल्म की जरूरत थी ऐसी जिसके बाद वो खुद रोक देते अपना म्यूजिक देना। हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो उस फिल्म के बाद रहे ही नहीं। लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि वो फिल्म अगर वो रहते भी तो 1948 टू ए लव स्टोरी के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आरडी अपने संगीत जीवन को आगे बढ़ाते। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि वो 90 का जो दशक था, जो पुराने जो हमारे संगीतकार थे उनकी स्थिति ये थी कि मैं बताऊं, मुझे ध्यान आता है कि नदीम श्रवण ने एक स्टेटमेंट दिया था तब कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अनु मलिक जहां जुम्मा जुम्मा और तमा तमा के लिए लड़ रहे हैं, हमारे संगीत हिट हो रहे हैं। बात ये थी कि तब चीजें इतनी जल्दी बदल रही थी कि पुराने संगीतकार उससे कोप नहीं कर पा रहे। वो जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जो प्रोड्यूसर्स की मांग थी, जो दर्शकों की मांग थी, जो चेंजेस अचानक से आ गए थे, उसके साथ कोप कर पाना पुराने संगीत निर्देशकों के साथ मतलब उनको वो उससे कोप नहीं कर पा रहे थे। वो नहीं आ पा रहे थे जो नए जमाने की मांग। इस समय जो नए निर्देशक आए, नदीम श्रवण हुए, अपने आनंद मिलिंद हुए, अनु मलिक ने भी आगे अपने आप को बहुत इम्प्रोवाइज किया। जो उनके अपने अच्छे म्यूजिक हैं, जो वो बिलाशक बहुत अच्छे म्यूजिक हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये नए संगीतकार नहीं भी आते तो पुराने संगीतकारों को 90 के दशक में पीछे छूट ही जाना था। उन्होंने जितने म्यूजिक दिए थे, जो दे सके थे, वो जितना उनके पास था, वो मुझे लगता है कि 90 के दशक आते आते चुक गया था। और इसीलिए एक जो फ्रेश म्यूजिक का पूरा जॉनर आया, वो 90 के दशक ने देखा। और हमारे से पहले जनरेशन ने, हमारे बाद की जनरेशन ने, और आज की जनरेशन भी अगर वो सुनती है तो वो उससे अपना जुड़ाव पाती है। इसका एक और कारण था जो मैं समझता हूँ, मेरे पिछले उत्तर से ही इसका अगर मैं जोड़ूं उसको, तो 90 के पहले हुआ क्या करता था कि लिरिक्स पहले लिख लिए जाते थे, उसके हिसाब से म्यूजिक दिए जाते थे। जितने भी हमारे संगीतकार थे उन्होंने मोर और लेस ऐसे ही उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि लिरिक्स बढ़िया होना चाहिए था और उसके बाद फिर वो अपना म्यूजिक तैयार करते थे। नौशाद साहब हों, लक्ष्मी प्यारे भी इसी तरह से काम किया करते थे, आनंद मिलिंद भी काम किया करते थे।
दैट्स वाई क्या होता था कि लिरिक्स भी बहुत अच्छे होते थे और जब वो ट्यून उसके हिसाब से बनाते थे तो ट्यून भी बड़े प्यारे होते। बाद के दिनों में जब निर्देशकों का और निर्माण कंपनियों का जब प्रेशर होने लगा कि नहीं, हमने ये एक म्यूजिक सुनी है, फलाना जैज म्यूजिक है या फलाना जगह में ये म्यूजिक का ट्यून रहेगा और इस पे आप लिरिक्स लिखिए, तो उसमें जो पुराने जो हमारे संगीत निर्देशक थे वहां पे वो मात खा जाते थे, क्योंकि एक तो वो इतने दिनों से काम कर रहे थे, उनकी एक हैसियत बन चुकी थी इंडस्ट्री में, तो वो कर भी नहीं पा रहे थे, और दूसरे अचानक से इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नए लोग जो आए थे, नए लोगों के पास वो करने का मादा भी था, वो करना चाहते भी थे और उनकी मजबूरियां भी थी। तो इसी मजबूरी ने जो है नए संगीत निर्देशकों का बिल्कुल एक जो है जाल 1990 के दशक में, और वो कमोबेश सही भी साबित हुआ। जी जी, धन्यवाद व्यास जी। प्रवीण जी, व्यास जी की जो अभी बात थी, लिरिक्स की जो बात वो कर रहे थे, तो ये दौर हिंदी फिल्मों से अच्छे लिरिक्स के गुम हो जाने का भी दौर था कहीं हद तक, काफी हद तक। जबकि जावेद अख्तर या गुलजार साहब, आनंद बख्शी जैसे संगीत संजीदा जो गीतकार थे, वो तब भी सक्रिय थे। इसके क्या मायने हैं? आप कैसा इसे देखते हैं? प्रवीण? जी, आप देखेंगे जो 90s में जब इंदिवर गाना लिखते हैं तो वो गाना मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, उनका पूरा सुर ही बदल जाता है वहां पर। तो वो चीज दिखती है, गीतकारों का जो लेवल है, ऐसा नहीं कहूंगा कि खराब हो गया, जो चीजें थी वो कही जाने लगी उस तरह से, लेकिन मैं कहूंगा कि ये 90s में एक तरह से कोशिश हुई 70s को वापस रिप्लिकेट करने की। आप देखेंगे तो किशोर कुमार की हे की नकल कुमार शानू भी शुरू कर देते हैं, और इसी तरह से आप देखेंगे कि मोहम्मद रफी की नकल नहीं कहूंगा, लेकिन आप उदित नारायण को कह सकते हैं कि मोहम्मद रफी जैसी खुली आवाज गाने की उनकी कोशिश रहती है। और मुकेश की भी, नितिन मुकेश या फिर पंकज उधास का गीत है ना कजरे की धार, वो लगता है कि मुकेश ही गा रहे हैं, और मुकेश ने उसको गाया भी हुआ है अपने जमाने में। तो ये मेरे ख्याल से उस ट्रायो को रिप्लिकेट करने की कोशिश हुई थी, हम लोगों को बार बार लगता था, और उस समय टी सीरीज के गाने आ गए थे और सोनू निगम मोहम्मद रफी की नकल में गाने गाने लग गए थे, और वही गाने जो मोहम्मद रफी ने गाए हैं वो गा के गुलशन कुमार की एक पूरी, मतलब एक डुप्लीकेट गानों की फौज चल गई थी। तो मेरे ख्याल से लिरिक्स पे कम ध्यान देके इन्होंने कोशिश किया कि 70s को एक नए फ्लेवर के साथ एक बार फिर से लाते हैं, और उसी तरह के आप देखेंगे लिरिक्स भी कहीं कहीं जो है वो कॉपी बहुत ज्यादा हुआ है, खास करके सत्य सुनाएंगे कितनी कॉपीज हुई है 90s में, लेकिन 90s में नकल बहुत ज्यादा हुई है। 70s में भी नकल बहुत ज्यादा हुई है बाहर से, और 90s में नकल हुई है अपने आसपास पाकिस्तान से या भारत के ही पुराने गाने से, वो चीज दिखती है। तो आनंद बख्शी का ठीक है, वो मतलब इन लोगों का एक सेकंड फेज शुरू हुआ जब इन्होंने पुराना जो कुछ नहीं छपा था या नहीं रह गया था उसको उन्होंने निकाल निकाल के फिर से उसको गाने में बदलना शुरू किया। ये मुझे लगता है कि 90s में हुआ है, और ये नकलची पीढ़ी जो है वो 90s वाली पीढ़ी भी थोड़ी नकलची है। नहीं, वैसे हिंदी फिल्मों में जो धुन की जो चोरियां हैं, वो कोई नई बात नहीं थी, पर जिस तरह से अब जो सेंध लग रही थी, जो अभी आपने जिक्र किया पाकिस्तान की, चाहे हम नुसरत फतेह अली खान का नाम लें या दूसरे पाकिस्तानी कलाकारों की धुनों का नाम लें, अब तो उनका जो इस्तेमाल था वो बेधड़क किया जा रहा था। आशुतोष जी, क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? हाँ, चोरी दरअसल बहुत सीना चोरी के साथ होने लगी 90s में। उसकी वजह ये थी कि दरअसल चीज़ें बहुत तेज़ी से बिक रही थी, चल रही थी, और दबाव ये रहता है कि लगातार आपको हिट चर्न आउट करने, और वो कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के संगीत पर बहुत हाथ साफ किया गया और बहुत बेशर्मी के साथ किया गया इस समय, और दरअसल वो गाने इतने, मतलब उन गानों की पूरी रूह भी ही तब्दील कर दी गई हमारे यहाँ। कोई गाना अगर सूफी किस्म का था, हमने उसको रोमांटिक और इस तरह से बना दिया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, और 90, लेकिन वो चीज़ें चूंकि अब सूचना के हमारे पास स्रोत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें अब ज़्यादा पता चलती रही। इसके पहले जो 70s का सीनेरियो था, जैसा प्रवीण बता रहे थे कि चोरी उस समय भी बहुत होती थी, लेकिन आज हम उसके बारे में अब जान पाते हैं। लेकिन चोरी वाला जो मुद्दा है ना, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मेरा एक पक्षपात तरीका है ये,
फिल्म संगीत के बारे में कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से आप अनुकूलित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो किसी हद तक चलता है। चलता है का मतलब ये है कि दरअसल मौलिक प्रेरणा का तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत खूबसूरती से उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, तो हमेशा एक बाजार समय में और एक बाजार परिदृश्य में हमेशा आप सर्वथा मौलिक रह पाएंगे। लगातार प्रोड्यूस करते हुए चीज़ों को ये नहीं हो पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत धुरंधर मूर्धन्य किस्म के संगीतकार रहे, उन्होंने भी कहीं कहीं से बहुत सारी चीज़ें लिफ्ट की या उनकी प्रेरणा ली या उसको किया। अब वो प्रेरणा और ब्लेटेंट चोरी के बीच में जो विभाजन रेखा है वो धुंधली होती चली गई और बहुत दिन दहाड़े बहुत सारी चीजें लोगों ने लेना शुरू की। तो ये तो हुआ है 90s। इसका अपवाद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि 90s में ये चीजें जरा ज्यादा हिम्मत के साथ लोग करने लगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम बहुत मौलिक लोगों को भी इसमें देखते हैं, जैसे ए.आर. रहमान उस समय इतने नए वाद्य यंत्रों के साथ आए, इतनी नई कंपोजिशंस के साथ आए, इतनी नई मेलोडीज के साथ आए कि हमें ये लगता है कि इतनी मौलिक प्रतिभा भी 90s में ही प्रकट हुई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते कि बहुत सारे अनु मलिक अगर थे या नदीम श्रवण थे, तो उनके बरक्स रहमान का भी म्यूजिक था और वो उसने दृश्य पर काफी दबाव बनाया है। अनु मलिक को आप देखिए, जो लक्ष्मी प्यारे की नकल करते थे पिछले दशक में, वो ए.आर. रहमान की शैली में अपनी चीजें बनाने लगे। तो ये जो एक मौलिक प्रतिभा जब आती है, जिसको हम टी.एस. एलियट का जो एक निबंध है बहुत फेमस, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, कि जब एक इंडिविजुअल टैलेंट आता है तो ट्रेडिशन को वो किस तरह से विचलित करता है और अपनी जगह बनाता है, वो रहमान के म्यूजिक में हमको दिखता है। और आगे चल के, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, विशाल भारद्वाज भी आरडी की परंपरा में जो एक प्रयोगात्मक काम करते हैं और अच्छा दर्जेदार काम करते हैं, क्वालिटी काम करते हैं, तो हमें इसको भी ध्यान, ये चीजें भी 80 के दशक में हुई। मैं खासतौर पर रहमान का ये कहूँगा कि ये इतने सारे आपको वो मिल जाते हैं यूट्यूब पर कि इस संगीतकार ने यहाँ से ये लिफ्ट किया, इतनी नकल की, इतना किया, लेकिन ए.आर. रहमान का अदर वे राउंड होता है कि उनकी कौन सी चीजें हॉलीवुड में इस्तेमाल हुई या क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इस बात को हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि 90s का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी है कि मौलिक संगीत भी आया और उस मौलिक संगीत ने बहुत सारे संगीतकारों को मजबूर किया, विवश किया कि वो अपने काम की क्वालिटी को, जिसको बोलते हैं बार ऊंचा करना, वो काम भी 90s के म्यूजिक में हुआ है। जी, जी आशुतोष जी, बिल्कुल आपने यकीनन बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही जगह पे आपने इसको पॉइंट आउट किया कि रहमान का आना, इमर्जेंस ऑफ रहमान, ए.आर. रहमान, और एक जो पूरा व्याकरण है, जो पूरी हमारी ग्रामर है संगीत की, वो बदलती है। व्यास जी, आप कैसा देखते हैं इमर्जेंस ऑफ ए.आर. रहमान? शायद व्यास अगर जी? ए.आर. रहमान के इमरजेंस की बात हो तो फिर मैं 90 के दशक को दो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो, आप बिल्कुल कंटिन्यू करें। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 90 के दशक को रहमान के अनुसार देखना हो तो मैं फिर 90 के दशक को दो भागों में बांटना चाहूंगा। जी। 95 से पहले का 90, 95 के बाद। 95 के पहले का 90, जिसमें मैं रहमान और उनके म्यूजिक और ओरिजिनलिटी को बिल्कुल नहीं देख पाता। उसका कारण यह भी रहा कि जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है अपने से अलग और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से काफी मुतासिर हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। इसमें मुझे एक घटना याद आती है जो मैं बताना चाहूंगा, कहीं मैंने सुना ही था इसी यानी कि नासिर काज़मी एक दफे किसी मुशायरे में थे, उन्होंने कहा कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। तो पीछे दो बुजुर्ग और शायर बैठे थे, उन्होंने एक ने दूसरे से कहा
कि शेर सारे मीर के ही होते हैं, ये फकत दाएं बाएं करता है। तो जो 90s के आसपास के जो गाने हुए ना, उसके कारण ये थे कि म्यूजिक पाकिस्तानी म्यूजिक था बेसिकली। वो 70s के दशक में भी रॉबिन चटर्जी हो गए, टोफू हो गए, एम.ए. अशरफ हो गए, ये तीनों लोग बहुत जबरदस्त म्यूजिक दे रहे थे। वो इस तरह की म्यूजिक दे रहे थे जो हमारे यहाँ नौशाद, शंकर जयकिशन, लक्ष्मी प्यारे दे रहे थे। लेकिन एक चीज बंधी हुई थी कि जो गानों का और म्यूजिक का जो आदान प्रदान था ना, मुतासिर होना मैं नहीं कहता हूँ, 2 गाने अगर पाकिस्तान हमारे ले रहा है तो 2 गाने हम भी उनके लिया करते थे। या हुआ ये करता था कि हम वहाँ के पंजाबी गाने लिया करते थे, उसका हिंदी जो है वो अनुवाद कर दिया करते थे, और फिर रेशमा वहाँ पंजाबी में गाती थी, हमारे यहाँ के वो हिंदी में गाती थी उसी गाने। इस तरह के गाने हुआ करते। मगर 90 का दशक जब आया और जब चीजें शुरू हुई, तो उसमें सबसे बड़ी बात वो डिमांड एंड सप्लाई वाली हो गई। जब हम लोग एक बात बहुत हमेशा सुना करते हैं कि कुमार सानू एक दिन में 28 से 30 गाने रिकॉर्ड किया करते थे। तो ये कुमार सानू के साथ नहीं थी, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी थी। नदीम सनन मिले वही कर रहे थे तब। जतिन मिल तो खैर बाद में आए। इन दोनों का, अनु मलिक का वही हाल था जो फिल्में मिल रही थी उन्हें। तो दिक्कत ये थी कि अब चूंकि आपने आशिकी दे दी है, आपने फूलों कांटे दे दिया है, आपने वो एक जो फिल्म आई थी तब वंश दिया है, मुझे लग रहा है वंश तो आनंद मिलिंद ने दिया था। तो ये प्रेशर आ गया कि अब हर फिल्म में ऐसे गाने होने चाहिए, और हर फिल्म में वैसे गाने होने चाहिए। तो वो उतना म्यूजिक तो खैर वो बना भी नहीं पाते थे उस समय में, आज भी खैर उतना म्यूजिक बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर वो पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तान से या बाकी देशों से म्यूजिक, अफगानिस्तान के काफी म्यूजिक इन्होंने लिए हैं, तब भी बाद में प्रीतम ने भी लिया, लेकिन तब भी नदीम श्रवण ने काफी सराइकी म्यूजिक लिया, सिंधी म्यूजिक लिया, उर्दू तो खैर लिया ही लिया, कव्वाली ली। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा बेसिकली कि स्थिति तब ये थी कि बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे या बड़े संगीतकार, जो हिट संगीत थी उसकी तो बात आप छोड़ दें, जो तब सड़कों पे गाने वाले गायक थे, फारूक रोकरी जैसे, बेबस ऐसा खेलवी जैसे, उनके गाने भी उठा के, उनकी धुनों को भी उठा के और हिंदी फिल्मों में परोसा गया। हमने बहुत मन से सुने वो गाने, हमने बहुत वाहवाही दी उन गानों को। और फिर जब 10-20 साल बाद आप सुनते हैं तो फिर पता चलता है, चीजें खुलती जाती हैं। तो मतलब अब तो स्थिति ये होती है कि कोई भी एक गाना 90 का अगर बहुत मेलोडियस हो और बहुत श्रवणीय लगे तो शक हो जाता है कि यार ये गाना ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो ये स्थिति रही 90 के दशक में। हाँ, एक बहुत अच्छी बयार की तरह A.R. रहमान आए ओरिजिनल म्यूजिक लेके। पहले उनके म्यूजिक में जो शुरुआती दिनों के उनके संगीत थे उसमें दक्षिण कर्नाटकी शैली का काफी प्रभाव दिखा। लेकिन जैसे कि गुलजार साहब भी कहते हैं कि उसके गाने जो है वो धीरे धीरे सुरूर चढ़ाते हैं। बिल्कुल वही हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और तब चीजें ये होती गई कि मौलिक धुनें भी अच्छी धुनें, श्रवणीय धुनें देने वाला कोई इस देश में भी है, दिया जा सकता है। विशाल आए, जैसा बताया कि विशाल आए, विशाल ने भी अपनी कोशिशों के हिसाब से और अपने लिमिटेशंस के हिसाब से, जतिन ललित ने भी कुछ अच्छे संगीत दिए तब। विशाल तो रहे ही रहे, आनंद मिलिंद ने तो खैर काफी इलायराजा के म्यूजिक पे काम किया। बट जो भी उन्होंने अपना चित्रगुप्त जी का कुछ काम था जो चित्रगुप्त जी छोड़ गए थे, उस पर जो उन्होंने काम किया वो भी मैं मानूंगा कि कहीं बाहर से चूंकि नहीं लिया गया तो वो उनके ओरिजिनल्स ही हुए। तो वो काम हुए, वो अच्छे काम हुए। हाँ, लेकिन बिल्कुल आके अपने A.R. रहमान ने इस चीज को बिल्कुल बदला कि अच्छा संगीत हमारे यहाँ भी दिया जा सकता है। जी धन्यवाद सत्य जी। प्रवीण जी, मैं श्रोताओं के टेस्ट की बात करना चाहूंगा कि उस वो बदला के संगीत बदला, उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया श्रोताओं के टेस्ट को, उसको कल्टीवेट करने में 90s के इस दौर। जी अमित जी, एक बात कहूंगा कि 90s का म्यूजिक अब अगर कोई सुनना भी नहीं चाहता है, उससे लोग पक गए थे, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया था। एक साथ कई चीजें आ गई थी कि रेडियो में भी सुन रहे हैं, टीवी में भी वही चल रहा है, पान की दुकान पे भी वही बज रहा है, बस में भी वही बज रहा है, केबल टीवी ये शुरू हो गए थे। केबल नया नया जब आया था तो उसमें भी
उनके लोकल चैनल होते थे, लोकल केबल चैनल, वो काली वाली तार आती थी उससे चलते थे, उसमें भी वही, तो बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया था। और इवन A.R. रहमान जैसे म्यूजिशियन से अगर आप कहेंगे अभी कोई रोजा का गाना सुनना चाहे तो नहीं सुनता होगा। इतने बढ़िया म्यूजिशियन से भी लोग इतनी बार सुन चुके थे कि पक गए थे। कुमार शानू की आवाज से इरिटेट होने लग गए थे लोग, और वही हुआ भी। उनको 5 फिल्म फेयर लगातार मिलने के बाद वो धीरे धीरे करके, कुमार शानू की तो बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, वो गायब ही होते चले गए। लोग कुमार शानू की आवाज सुनना नहीं चाहते थे और नई नई आवाजें को लोगों की कोशिश होने लग गई। उदित नारायण ने उनको सुपरसीड किया, उनकी जो आवाज थी वो ज्यादा खुली हुई थी। तो 90s के म्यूजिक का एक साइड इफेक्ट ये भी था, और रिमिक्स काफी ज्यादा जो चुराया वो भी था। और रिमिक्स म्यूजिक काफी ज्यादा उन्होंने, जैसे चांदनी रातें जो नूर जहां का गीत है उसको उन्होंने फिर से इस पे पॉप वर्जन में बजवाया। तो 90s श्रोता के व्यू से मैं ये कहूंगा कि हम लोग भी चाहते थे कि जल्दी से कोई नया आए। चर्न आउट, हमारी भी जो पेशेंस थी, धैर्य था, वो खत्म हो रहा था, और हम लोग धीरे धीरे करके पुराने बंद करके नए सुनने लग गए थे। शब्बीर कुमार जैसे गायक से लोग बोर हो, मतलब 90s का उनका आखिरी शब्बीर कुमार का मेरे ख्याल से वो गोरी है कलाइयां वगैरह गाया था उन्होंने, उसके बाद लोग पक चुके थे। मोहम्मद अजीज अच्छे गायक थे लेकिन उनसे भी लोग पक चुके थे। तो मेरे ख्याल से 90s का सर्वाइवल बहुत ज्यादा लंबा, अलका याग्निक जैसी गायिका जो लता मंगेशकर जैसी आवाज थी, उनकी भी उतनी नहीं रही सर्वाइवल। तो मेरे ख्याल से 90s का ये भी था कि थोड़ा ओवरडोज हो गया, थोड़ा ज्यादा हम लोग सुनने लग गए एक ही गायक को, जो 60s या 50s में नहीं था। वो हम अब भी सुनते हैं लेकिन 90s को अब कम लोग सुनते हैं। आशुतोष जी, क्या इसको हम लोग नॉस्टैल्जिया का एक दर्जा दे सकते हैं क्या, कि एक नॉस्टैल्जिक कंडीशन में हम पहुंच चुके थे, या वो हमारी स्मृतियों में कहीं अपना एक मुकम्मल मुकाम बनाती है? तो मैं बीच में सुन नहीं पाया कुछ, बीच में शायद कुछ वो था, डिस्टरबेंस था। प्रवीण जी, उसको फिर से आप जरा रखिए उस अपने पक्ष को। आशुतोष जी, मैं कह रहा था कि 90s का म्यूजिक अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत पकाऊ भी था। मतलब हमने बहुत ज्यादा सुन लिया। वो गीत अब आउट ऑफ द फैशन हो चुका है। कुमार सानू खुद भी छोटे छोटे फंक्शन में दिख जाएंगे लेकिन बड़ी जगह पे नहीं बुलाए जाते हैं। तो ये चीज मैं कह रहा था कि थोड़ा पकाऊ भी हो गया था 90s का म्यूजिक। वो दरअसल ये होता ही है कि जैसा ज्वार आता है तो वैसा ही उतार भी आता है, और उस दशक में ही ये चीजें लगभग चुक गई थी, खत्म हो गई थी। और ये आप देखिए, बड़ा एक विचित्र मुझे लगता है कि ये लोग इतना चल रहे थे, इतना चल रहे थे, हर गाना कुमार सानू गा रहे थे, या उदित नारायण गा रहे थे, या अलका याग्निक गा रही थी, या आपके कविता कृष्णमूर्ति थी, और अनुराधा पौडवाल थी। और पता नहीं क्या हुआ कि 90s का जमाना जा गया, और ये सारी आवाजें जो काफी अच्छी भी थी, बहुत अच्छा गा भी रहे थे, और अचानक गायब हो गए। ये मुझे बहुत आश्चर्य की बात लगती है, क्योंकि इसके पहले जितने भी गायक कलाकार हुए, उनको इतनी लंबी एक लीज मिली गाने की। पता नहीं कि ये संगीतकार गए, संगीत का ये दौर गया। 2000s में बिल्कुल एक नई तरह की मल्टीप्लेक्स वाली संस्कृति शुरू हुई। म्यूजिक थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा क्या बहुत बदल गया, और उनके साथ में ये जितने भी हमारे गायक गायिकाएं थे वो बिल्कुल ही लुप्त हो गए। मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस बात का। सुनिधि और श्रेया दोनों इसके बाद के दशक की प्रमुख आवाजें हैं, और ऐसे ही एक बहुत डाइवर्सिफाइड सिनेरियो बनता है मेल सिंगर्स का भी। बहुत सारी आवाजें आ गई, और जिसको कह सकते हैं पूरी तरह से एक जनतंत्रीकरण जो होता है, क्योंकि चैनल बहुत सारे थे और प्लेटफॉर्म बहुत सारे थे, टैलेंट हंट हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें नई आ गई, और उन नई चीजों ने इन पुरानी चीजों को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। ये जो ओवरकिल वाली बात प्रवीण कह रहे हैं कि वो सुनते सुनते ही मतलब लोग पूरी तरह से, वो बिल्कुल ठीक है, उस समय तो ऐसा हुआ। लेकिन आज भी हम अगर 90s की म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। बहुत सारी चीजों में जब वो म्यूजिक आज आप सुनते हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों लगातार उसको सुना, तो मैंने पाया कि हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो उससे एसोसिएटेड हैं, उस पर्टिकुलर म्यूजिक से बहुत वाबस्तगी रखती हैं, और वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्योंकि जब आप उस म्यूजिक को सुनते हैं, उस आप जो कुमार सानू की हे की बात कर रहे थे, उस हे को आप सुनते हैं, तो आप एक एक
तरह की उस दौर में चले जाते हैं कि जब इस तरह के गाने बहुत आपकी आसपास फिजाओं में बजते थे और आप अपने जीवन के उस खास दौर में थे जब आप ये कर रहे थे या वो कर रहे थे या इस फेज से गुजर रहे थे। तो ये एक जो वैल्यू है उसके साथ, नॉस्टैल्जिक वैल्यू 90s के म्यूजिक के साथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि चूंकि हम लोग तो अब थोड़ा सा उम्र में बढ़ रहे हैं तो शायद बाद के उससे हमारा इतना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन 90s तक म्यूजिक का एक जो दौर आया, उस दौर में जो जिस तरह के गाने बने, जिस तरह से वो गाए गए, वो भले ही उस समय की बहुत पॉपुलैरिटी के कारण आपको ऐसा एक डेजावू उसमें लगा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि लोग उसको केवल उस दौर को फिर से जीने के लिए सुनते हैं। और ये उस तरह के उस म्यूजिक की जो ये उत्तरजीविता है, ये जो सर्वाइवल पावर उसमें है, ये अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है। हम उसको इसीलिए याद कर रहे हैं आज। हम इसीलिए और किसी दौर की बात नहीं कर रहे। व्यास जी, इस के वाबस्ता आपका क्या कहना है कि नहीं, बिल्कुल 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 मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सबों के साथ ना एक बात तो हम सब मानेंगे कि नॉस्टैल्जिक वैल्यू अपनी जगह है, बट 90 ने ना बहुत अच्छे मेलोडियस गाने दिए भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल हम जो 90s किड रहे या 90s यंग जनरेशन रहे केवल वही सुन के कहते हैं कि बड़े अच्छे गाने हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर तेरी कहानी याद आई का एक गाना है, तेरे दर पे सनम चले आए। अगर आप उसे नूरजहां की आवाज में सुने या किसी को भी सुनाए तो वो 2 लाइन से ऊपर नहीं सुन पाएगा। आप वही गाना जो अपनी फिल्म का गाना सुने, उसको इतना बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन किया गया है हमारे यहाँ, लय में भी, म्यूजिक में भी। तो वो जो है ना एक तरह से बिल्कुल आता है इस तरह से कि हमने कुछ ओरिजिनल ही दिया है। या एक कुमार सानू का जो गीत था कि दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, अगर हम इसका ओरिजिनल वर्जन सुने तो मुझे लगेगा कि इसमें ऐसे कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से इसको इतना इसका एडेप्टेशन भी होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने गीत में या अपने लय में उसको इतनी अच्छी तरह से ढाला है कि वह गीत ही इतना अच्छा बन पड़ा है कि हम सभी, न सिर्फ हम 90 के जनरेशन के लोग बल्कि आज के बच्चे भी अगर सुने उसे तो उसमें एक लय, उसमें एक मधुरता, एक तारतम्य पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यही उसकी, क्योंकि अब मान लीजिए हम 90 के हैं, हमें 70 के गाने क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अच्छे हैं। हमें 60 के गाने इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो अच्छे हैं। तब भी बहुत सारे गाने थे। एक मेरा अपने ख्याल में अब तक नौशाद साहब को नहीं ढूंढ पाया हूँ, अलावा उसके ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था जिसने किसी और म्यूजिक डायरेक्टर या किसी और म्यूजिक से मुतासिर होकर गाने न बनाए। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो 70 या 60 के दशक के भी गाने जिसकी ओरिजिनल वर्जन हमें भी मिल जाते हैं, लेकिन उससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता। बिल्कुल इसी तरह हमारे 90 के जो गाने रहे हैं वो कितनी भी कहीं ना कहीं से वो उसको उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर बनाया गया, और उसकी अपनी एक ओरिजिनलिटी है जिसे हम सब पसंद करते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। जी जी प्रवीण भाई, आपका, क्योंकि अब समय भी जा रहा है, समय की भी अपनी एक दस्तक देनी उसने शुरू कर दी है, स्टूडियो से हमें एक संकेत भी मिल रहा है, तो हमें समअप करना होगा। तो एक समअप स्ट्रोक प्रवीण जी आप जरा इसमें ऐड करें। जी, मैं यही कहूंगा कि 90s एक एक ऐसी चीज है पूरी भारतीय फिल्मी हिस्ट्री की, जो कि एक अपने आप में उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। बाकी में आप कई तरह के पैरेलल ढूंढ सकते हैं, 90s एक टोटली अलग ही है और एक तरह का चेंज भी कह सकते हैं, एक तरह का बॉर्डर लाइन, वाटरशेड है वो फिल्म संगीत का, उसके बाद की और उसके पहले की, पुराने और नए की बीच की 90s में कहूंगा। और नॉस्टैल्जिक वैल्यू तो है ही। मैं ये भी कहूंगा कि अपनी तरफ से मैं कहूंगा कि 90s का म्यूजिक थोड़ा सा ओवरडोज, ओवर किलिंग का भी कारक रहा, जो बाद में धीरे धीरे उस पर अंकुश लगाया गया और अब गानों में उस तरह का ओवरडोज नहीं होता। आशुतोष जी, इसको क्या हम एक ट्रांसेंडिंग के रूप में ले सकते हैं? ट्रांसेंडिंग एक स्टेज है जिससे गुजर के अब एक कहीं कल्बिनेशन हो रहा है कोई पूरे उस प्रोसेस का। देखिए, ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। म्यूजिक हमेशा ही बदलता है, ये केवल दशक के हिसाब से नहीं बदलता। ये तो आप देखिएगा कि कभी कोई एक
एक संगीतकार आता है या एक धुन बनती है और उसी से करवट ले लेता है। तो ये चीजें तो लगातार चलती हैं और आज तो इतना सीन चेंज हो गया है, जिसकी शिकायत प्रवीण बार बार कर रहे हैं और वो सही भी है अपनी जगह। एक सैक्रीन म्यूजिक वाला एक एलिमेंट 90s में था और ये एक रेमनेंट था, एक अवशेष था 70s के म्यूजिक का, एक अलग तरह के पैकेज में। अब हम देखते हैं कि जो म्यूजिक है, अब उस तरह का म्यूजिक 90s वाला म्यूजिक अब आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिलना चाहिए, म्यूजिक हमेशा वक्त के साथ ही चलेगा, तो वो चल भी रहा है। अब तो ये ट्रेंड हो गया कि एक ही फिल्म में बहुत सारे कंपोजर्स काम कर रहे हैं, यानी एक गाना किसी का, एक गाना किसी का, एक गाना किसी का। और इसके कारण ये समस्या भी हो रही है कि जो जिस तरह का सिचुएशनल हमारा म्यूजिक रहा है, फिल्म म्यूजिक रहा है, यानी गीत स्क्रिप्ट के मुताबिक होता था, उसकी सिचुएशन को वो फर्दर एक्सपांड करता था, वो चीज अब आपको नहीं मिलेगी। उसका एक आइसोलेटेड, एक सेग्रीगेटेड एक अस्तित्व बन गया है। तो ये जो चीज है, ये एक अब इस दौर की एक चीज है जिसका विश्लेषण शायद बाद में कभी होगा। लेकिन ये जरूर है कि पुराने म्यूजिक की अच्छी चीजों को एक तरह से एक नई पैकेजिंग में रिवाइव करने का एक एफर्ट 90s के म्यूजिक में था और वो लगातार चलता रहा जब तक कि उसने अपने आप को समय की करवट के साथ खत्म नहीं कर लिया। तो वो एक चीज है। ये वाकई में एक बहुत सुंदर समागम रहा। आप तीनों जो हैं वो साहित्य के जाने-माने हस्ताक्षर हैं, जाने-माने नाम हैं और आपकी अपनी-अपनी विधाओं में गहरी पकड़ है। मुझे जानकारी है, इत्तेफ़ाक है कि प्रवीण जी जो हैं वो इतिहास और विज्ञान के इतर भी बहुत सारे फ़ील्ड्स में अपनी दखल रखते हैं। आशुतोष जी का तो क्या कहना, और सत्य जी जिनका जो लेखन है उसका उसका जो उससे हम सभी राब्ता रखते हैं। तो आप सब के जो विचार हैं उससे हमारे जो दर्शक हैं, इस फेस्टिवल से जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं वो वाकिफ़ हुए। उनको उनको बड़ा मौका मिला आपसे जुड़ने का, क्योंकि आप नियमित रूप से सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं और एक प्रेरणा बनती है सबसे बड़ी। तो आप लोग हमसे जुड़े, फेस्टिवल का एक हिस्सा बने और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल, अगली बार हम लोग रूबरू एक-दूसरे से मुखातिब होंगे। ये जो डिजिटल एक हम कहेंगे कि एक दीवार है, ये कहीं न कहीं ये गिरेगी और हम लोग अपने इमोशंस को एक-दूसरे के साथ में दूसरे तरीके से साझा करेंगे। आप लोग पधारे, आपने अपना समय दिया। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।